Hello students, myself Mrs. Sanju Balut. I am an assistant professor of botany in Maharana Pratap Government PG College, चित्तौड़गढ़. स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, यानी कि पादप वृद्धि नियामक. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पार्ट 1 में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, हमारे पौधों में कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मौजूद होते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स हैं एनिमल हार्मोन्स से किस तरीके से अलग हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सीन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हैं. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑल्सो नोन एज फाइटोहॉर्मोन्स. हमारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उन्हें हम फाइटोहॉर्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके के हार्मोन्स हैं जो कि जो पौधे हैं या पादप हैं उनकी वृद्धि को या उनके अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सभी को कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करते हैं. These are organic substances, either natural or synthetic. ये जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पौधों में पाए जाते हैं या फिर सिंथेटिक होते हैं. That modifies or controls one or more specific physiological processes. अब ये जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, एक पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किसी एक या कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है. मीन्स एक या एक से अधिक जो हमारे पौधों के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से दे रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये हमारे पौधों की वृद्धि और इसके डेवलपमेंट या विकास को अफेक्ट करते हैं. प्लांट हॉर्मोन्स आर सिग्नल मॉलिक्यूल्स. ये एक तरीके के सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन प्लांट्स दैट अकर इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन. स्टूडेंट्स, जो हॉर्मोन्स हैं वो नॉर्मली बहुत ही थोड़ी सी मात्रा या लो कंसंट्रेशन में बनते हैं और इनका इफ़ेक्ट बहुत अधिक होता है. मीन्स कम मात्रा में बनकर भी ये हमारे जो प्लांट्स के अंदर होने वाले फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको अफेक्ट कर लेते हैं. प्लांट हॉर्मोन्स कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हॉर्मोन्स हैं जो कि बहुत थोड़ी सी मात्रा में बनते हैं, लेकिन जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो एम्ब्रियोजेनेसिस हो, रेगुलेशन ऑफ ऑर्गन साइज हो, पैथोजन डिफेंस हो या फिर स्ट्रेस टॉलरेंस और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट. मीन्स जो भी हमारे पादप की वृद्धि या विकास से संबंधित फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस या प्रोसेसेस पौधों में हो रहे हैं उन सभी को ये प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं. स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स हमारे पौधों में होने वाली अलग अलग फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं या पादपकारी की हैं उन सभी को कंट्रोल करते हैं और जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं. कुछ इसी तरह के काम हमारे एनिमल्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स भी करते हैं, लेकिन जो प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स हैं उनके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं या भिन्नताएं होती हैं. आइए उन डिफरेंसेस के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं. प्लांट हार्मोन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स ओनली. ज़्यादातर जो हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं वो हमारे
प्लांट हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जो एनिमल हार्मोन्स हैं वो मे बी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मे बी पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। एनिमल हार्मोन्स छोटे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पेप्टाइड चेन्स और प्रोटीन्स के रूप में भी हो सकते हैं, जबकि हमारे जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में ही होते हैं। प्लांट हार्मोन्स प्रोड्यूस थ्रू आउट द प्लांट। हमारे जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो पूरे प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स जिस तरीके का इफ़ेक्ट हमारे एक पर्टिकुलर हार्मोन का है, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहीं वो प्रोड्यूस हो जाता है। और हमारा जो एनिमल हार्मोन्स हैं वहाँ पर ये जो हार्मोन्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स। एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं, वो पाई जाती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो या फिर थायराइड ग्लैंड हो। इस तरीके की जो ग्रंथियां या ग्लैंड्स हैं वहाँ पर पर्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस होता है और वहाँ से वो अपने टारगेट सेल या फिर जो कार्यस्थल है जहाँ पर उसका इफ़ेक्ट होना है वहाँ तक वो ट्रांसमिट होते हैं। जबकि हमारे प्लांट्स के अंदर जो प्लांट हार्मोन्स हैं या ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो पूरे प्लांट पर प्रोड्यूस होते हैं और ज़्यादातर दे आर मेनली लोकल टारगेट्स नियर बाय सेल्स और टिश्यूज़। जहाँ पर मीन्स प्रोड्यूस हुए हैं वही उनका कार्यस्थल है। जो टारगेट सेल्स होती हैं वो हमारे प्रोडक्शन जहाँ पर हो रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का या प्लांट हार्मोन्स का, उसके पास वाली सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं। जबकि हमारे एनिमल्स के अंदर डिस्टेंट टारगेट्स होते हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस। मीन्स प्रोड्यूस जो हो रहे हैं हमारे एनिमल हार्मोन्स वो तो स्पेसिफिक ग्लैंड्स में हो रहे हैं और पूरी बॉडी में उनका इफ़ेक्ट होता है और वो ट्रांसमिट होते हैं। इफ़ेक्ट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन इंटरेक्शन विद अदर हार्मोन्स। जो भी हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन है, इसका इफ़ेक्ट डिपेंड करता है कि किस सेल पर वो काम कर रहे हैं और जो दूसरे हार्मोन्स हैं उनसे उनका जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से इफ़ेक्ट अलग अलग होता है। जबकि एनिमल हार्मोन्स के स्पेसिफिक इफ़ेक्ट होते हैं कि ये हार्मोन पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ही अफेक्ट करेगा, जबकि प्लांट हार्मोन की जो इफ़ेक्ट है या प्रभाव है वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो किस सेल पर काम कर रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड रेगुलेशन, रेगुलेशन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा जो एनिमल हार्मोन्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होते हैं, जबकि जो प्लांट हार्मोन है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। मीन्स यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंटर के द्वारा ये कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। जिस हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर का जैसा काम है उन्हीं कोशिकाओं या पास की टिश्यूज़ में ही उनका निर्माण होता है और वो हमारी प्लांट की ग्रोथ को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करके अफेक्ट करते हैं। तो ये बात हुई हमारे प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स के डिफरेंस के बारे में। प्लांट्स प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ हार्मोन्स। पौधों में बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनके अलग अलग इफ़ेक्ट हैं और अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को वो अफेक्ट करते हैं। मेनली जो प्लांट हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं उनमें सबसे प्रमुख है ऑक्सीन्स, जो कि हमारे सेल इलोंगेशन को मेनली अफेक्ट करता है, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये जो हमारे सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनके अलग अलग इफ़ेक्ट हैं, अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये अफेक्ट करते हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। नॉर्मली ऑक्सीन जो है सेल इलोंगेशन से रिलेटेड ग्रोथ रेगुलेटर है, जिब्रेलिन्स भी सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन्स मेनली सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एब्सिसिक एसिड ये एक तरीके का इनहिबिटरी हार्मोन है। मीन्स ये पादप की वृद्धि को रोकने का काम करता है, तो ये एब्सिशन और सेनेसेंस से रिलेटेड है। और इथाइलिन ये मेनली हमारे फ्रूट राइपनिंग यानी कि
जो फलों का पकना है उससे रिलेटेड ग्रोथ रेगुलेटर है। हमारे पादपों में पाए जाने वाले प्रमुख ग्रोथ रेगुलेटर्स ये 5 होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की प्लांट हॉर्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इस तरीके की ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमारे पौधों में बनते हैं और नॉर्मली टारगेट सेल या फिर जो अपनी कार्यस्थली है उसके पास में ही प्रोड्यूस होते हैं। ये जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं इन्हें हम इनके कार्य के आधार पर 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स मीन्स ग्रोथ को कंट्रोल या रेगुलेट करना। अब ये रेगुलेट ग्रोथ को प्रमोट करके भी कर सकते हैं और ग्रोथ को रोक कर भी कर सकते हैं। इस आधार पर हम ग्रोथ प्रमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स इन दो में प्लांट हॉर्मोन्स या रेगुलेटर्स को डिवाइड कर सकते हैं। प्रमुख प्लांट जो प्रमोटर्स हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, वो हैं ऑक्सीन्स, साइटोकाइनिन्स एंड जिब्रेलिन्स। साथ ही साथ एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन हमारे प्रमुख ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। मीन्स ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकने का काम करते हैं, और ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे प्लांट्स में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सीन के बारे में। ऑक्सीन is a plant hormone produced in the stem tip that promotes cell elongation. ऑक्सीन का मुख्य काम सेल इलोंगेशन है, यानी कि सेल की वृद्धि से रिलेटेड है, उसे इलोंगेट करता है। अब हमारा जो सेल इलोंगेशन का काम है वो नॉर्मली स्टेम टिप पर, जहाँ पर सेल डिवीजन है उसके बाद में सेल इलोंगेशन की आवश्यकता होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो हमारा ऑक्सीन है वो स्टेम टिप पर प्रोड्यूस होता है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA इज़ द यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीन। स्टूडेंट्स, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स हमारे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो ऑक्सीन है ये नेचुरल या सिंथेटिक कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारा प्रमुख जो ऑक्सीन यानी कि जो ऑक्सीन हार्मोन है वो है इंडोल एसिटिक एसिड, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीन कहते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉगल इन 1934 और ये हमारा इंडोल 3 एसिटिक एसिड का जो केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो है। रिलेटेड केमिकल्स आर इंडोल 3 एसिटेल्डिहाइड, इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइल, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड जिसे हम IBA भी कहते हैं, फिनाइल एसिटिक एसिड एंड 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑक्सीन लाइक एक्टिविटी शो करते हैं। मीन्स ऑक्सीन एक पर्टिकुलर किसी एक केमिकल का नाम या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम नहीं है। ये जो हमने बताया जो कि सेल इलोंगेशन को प्रमोट करते हों, जिनके अंदर ऑक्सीन जैसी एक्टिविटीज़ प्रमोट करते हों, जो उन सभी को हम ऑक्सीन कह सकते हैं। और ये जो अभी हमने नाम बताया ये सारे रिलेटेड केमिकल्स हैं जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड या जो हमारा प्रमुख ऑक्सीन है उस तरह की ही एक्टिविटीज़ शो करते हैं। या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीन्स के प्रकार हो गए। हिस्ट्री ऑफ ऑक्सीन्स। अब हम बात करते हैं ऑक्सीन की हिस्ट्री या इतिहास के बारे में। चार्ल्स डार्विन and his son Francis Darwin in 1880 found that the sensation of unilateral illumination was picked up by the coleoptile tip of canary grass. चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने 1880 में ये देखा कि अगर हम किसी पौधे को यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन मीन्स
एक तरफ से प्रकाश दें। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, अगर किसी पौधे की कोलेप्टाइल टिप मीन्स जो प्रांकुरचोल है, जो नया हमारा सीड डेवलप हुआ है, उसकी टिप पर अगर हम देखें और लाइट एक तरफ से दें मीन्स यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, एक तरफ से हम उससे प्रकाश प्रोवाइड करवाएं, तो हमारा जो कोलेप्टाइल टिप है वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, जैसा कि उन्होंने कैनरी ग्रास के अंदर देखा। अ डिकैपिटेड कोलेप्टाइल डिड नॉट रिसीव द सेंसेशन। और उन्होंने कहा कि अगर इस जो कोलेप्टाइल टिप है मीन्स इस टिप वाले पोर्शन को कट कर दिया जाए और एक तरफ से प्रकाश दिया जाए, तब ये उस तरफ नहीं मुड़ता है। कोलेप्टाइल टिप covered by an opaque tin foil can also could not perceive the stimulus of light। और अगर हम हमारे प्रांकुरचोल या कोलेप्टाइल की जो टिप है उसको हम एक टिन की फॉइल से, यानी कि जो ओपेक हो, जिसमें से प्रकाश अंदर नहीं जा सकता हो, यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट या अपारदर्शी हो, वो अगर इस तरीके का फॉइल कोई टिप पहना दिया जाए और एक साइड से लाइट दी जाए, तब भी हमारा जो कोलेप्टाइल टिप है वो एक साइड में कर्व नहीं होता है। The sensation picked up by the coleoptile tip is transmitted to the subapical part, which is in relation to the direction of light। उन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी भी कोलेप्टाइल टिप को अगर प्रकाश दें एक तरफ से, तो ये हमारा जो टिप है उसमें जब वृद्धि होती है तो ये हमारा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। लेकिन अगर इसको ऊपर से किसी ऐसे ओपेक टिन की फॉइल से ढक दिया जाए कि प्रकाश नहीं जाए, तब हमारा जो ग्रोथ है वो सीधी ही रहती है। मीन्स ऊपर जो हमारी टिप है वहाँ पर कोई ऐसा स्टिमुलेंट प्रोड्यूस होता है जो एपिकल पार्ट से थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो हमारे कोलेप्टाइल टिप को प्रकाश की दिशा में मुड़ने या बैंड होने के लिए प्रमोट करता है, जिसकी वजह से जब भी पौधे को एक तरफ से प्रकाश दिया जाता है तो हमारा जो टिप है वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। इस डायग्राम से हम इन प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आज हम जानते हैं कि जो रेस्पॉन्सिबल स्टिमुलेंट था जिसे देखा गया था कि डार्विन और उसके सन ने देखा था कि जब हम प्रकाश एक तरफ से यानी कि ऊपर से देते हैं तो हमारे कोलेप्टाइल टिप की ग्रोथ स्ट्रेट होती है। एक साइड से जब हम प्रकाश देते हैं तब हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ये जो हमारा टिप है वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। इसकी वजह ये है, व्हेन सनलाइट इज ओवरहेड द इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि हमारा प्रमुख ऑक्सीन है, that molecule produced by the apical मेरिस्टेम are distributed evenly in the shoot। प्रकाश अगर ऊपर से आ रहा है तो ये सारे जो इंडोल एसिटिक एसिड की मॉलिक्यूल्स हैं पूरे टिप पर एक जैसे ही डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ भी एक जैसी ही होती है। लेकिन once the sunlight shines on the shoot at an angle, the indole acetic acid molecules move to the far side and induce the elongation of cells on that side। लेकिन जब हम एक तरफ से प्रकाश देते हैं पौधों को, तो जो हमारे इंडोल एसिटिक एसिड की मॉलिक्यूल यानी कि जो ऑक्सीन के मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे डार्क साइड या अंधेरे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डार्क साइड की सेल्स हैं वो इलोंगेट हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीन का प्रमुख कार्य सेल इलोंगेशन है। तो यहाँ जो अंधेरे वाला पोर्शन है उसकी सेल इलोंगेट हो जाएंगी। जब इसमें वृद्धि होगी, ये बड़ी हो जाएंगी, तब क्या होगा, यहाँ से जो वृद्धि है वो ज़्यादा होगी, इस तरफ की वृद्धि कम होगी, जिसकी वजह से हमारा जो पौधा है वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। सेल इलोंगेशन रिजल्ट्स इन द बेंडिंग ऑफ द शूट टूवर्ड्स द लाइट। अब एक तरफ की सेल्स जब बड़ी हो गई हैं तो ये जो सेल इलोंगेशन है जो इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीन की वजह से है, इसकी वजह से अंधेरे वाली साइड में सेल्स ज़्यादा लंबी हैं और जो लाइट जहाँ से आ रही है वहाँ पर जो सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली
शॉर्टर हैं। इस वजह से ही हमारा जो कोलियोप्टाइल टिप है वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। बॉयसन एंड जेंसन in 1910 to 1913 showed that the sensation of phototropism picked up by the coleoptile tip could be transmitted to subapical region through a block of gelatin but not through a mica plate. अब इसके जो वो 1880 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिससे प्रूव किया था डार्विन ने कि हमारे जो कोलियोप्टाइल टिप है प्लांट्स की उसके अंदर कोई स्टिमुलेंट है जिसकी वजह से पौधा प्रकाश की दिशा में उसकी टिप मुड़ जाती है। अब बॉयसन और जेंसन ने ये कहा कि ये जो फोटोट्रोपिज्म मीन्स प्रकाश की दिशा में पौधों का जो मुड़ना है ये शो कर रहा है, इसकी जो वजह है वो कोलियोप्टाइल टिप पर है जो कि एपिकल सब एपिकल रीजन में ट्रांसपोर्ट हो जाती है अगर हम बीच में कोई जिलेटिन का ब्लॉक लगाएं। लेकिन अगर माइका प्लेट लगा दी जाए तो ये जो सब्सटेंस है वो नीचे नहीं आ पाता है। तो ये प्रयोग हमारे बॉयसन एंड जेंसन ने 1910 में किया कि अगर कोलियोप्टाइल टिप को कट कर दिया जाए, बीच में एक अगर हम जिलेटिन रिंग लगा दें या जिलेटिन सब्सटेंस लगा दें, तब क्या होगा, हमारा जो स्टिमुलेंट है वो ऊपर से नीचे की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस तरीके की बेंडिंग शो होगी। लेकिन अगर माइका प्लेट लगा दी जाए तब ये इस तरीके से हमारे जो ग्रोथ रेगुलेटर्स या स्टिमुलेंट हैं वो ऊपर से नीचे की ओर नहीं आ पाते हैं। पाल in 1919 replaced the previously exposed excised tip eccentrically over the stem of coleoptile. अब पाल ने कहा कि अगर एक ऐसा पौधा जिसके अंदर कोलेप्टाइल टिप को हम काट करके दूसरे पौधे में जो एक्सपोज हो प्रीवियसली उस पौधे के अंदर उस टिप को काट करके दूसरे पौधे में इस तरीके से हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, अगर शिफ्ट कर दें एसिमेट्रिकली मीन्स साइड में लगा दें, तो जिस साइड में हमने इस कोलियोप्टाइल टिप को लगाया है वहाँ पर हम ग्रेटर ग्रोथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो ये है वो हमारे वैसा ही शो करेगा जैसा कि हमारे डार्क साइड में होता था जब हम एक साइड से लाइट देते थे। मीन्स जो स्टिमुलेंट हमारे कोलियोप्टाइल टिप पर मौजूद है अगर उसे हम प्लांट के एक साइड में लगा दिया जाए तो वहाँ की सेल्स इलोंगेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। यहाँ पर हमने क्या किया, प्रकाश का उपयोग नहीं किया कि हम एक साइड से प्रकाश दे रहे हैं या लाइट डाल रहे हैं तो उस वजह से बैंड हो रहा है। यहाँ पर हमने कोलियोप्टाइल टिप जहाँ पर कि वो स्टिमुलेंट मौजूद है उसको एक साइड में लगा दिया और उस साइड की जो सेल्स हैं उसी में ही ज़्यादा ग्रोथ हुई या इलोंगेशन हुआ, जिसकी वजह से हमारा प्लांट दूसरी तरफ मुड़ गया। वेंट in 1928 collected the growth stimulating substance in agar jelly. वेंट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये जो स्टिमुलेंट है उसको अगार ब्लॉक के अंदर ले लिया। पहले कोलियोप्टाइल टिप जो हमारी थी उसको कट करने के बाद अगार ब्लॉक पर रख दिया। मीन्स जो भी स्टिमुलेंट था वो हमारे कोलियोप्टाइल टिप से अगार ब्लॉक पर ट्रांसफ़र हो गया और अब इस अगार ब्लॉक को हमने दूसरे जो स्टेम था जिसके टिप को काट दिया गया था उसके ऊपर इस अगार जेल को रख दिया। जब हमने साइड में रखा तो देखा कि जिस साइड में अगार ब्लॉक रखा गया था वहाँ की सेल में इलोंगेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट था वो दूसरी दिशा में मुड़ गया। यानी कि जिस तरीके के रिजल्ट्स हमें एक तरफ से प्रकाश देने पर मिले थे उसी तरीके के रिजल्ट हमें अगर हम अगार ब्लॉक को प्लांट के एक साइड में रखते हैं देखने को मिले। ही डिस्कवर्ड दैट द हार्मोन ट्रेवल्ड बेसिपिटली। उन्होंने ये कहा कि ये जो हार्मोन है या स्टिमुलेंट है जो इस तरीके की ग्रोथ यानी कि सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, ये बेसिपिटली मूव करता है। मीन्स फ्रॉम टिप और एपेक्स टू द बेस, यानी ऊपर से नीचे की ओर ये ट्रेवल करता है। अगार ब्लॉक
containing the chemical caused bending of a decapitated coleoptile according to its concentration. जैसा कि हमने इस प्रयोग के अंदर देखा कि कोलियोप्टाइल टिप को काट दिया गया, उस टिप को एक अगार प्लेट पर रखा गया। ये अगार ब्लॉक के अंदर ऑक्सीन या जो हमारे ग्रोथ रेगुलेटर थे वो ट्रांसफ़र हो गए और फिर इस अगार ब्लॉक को ही हमने प्लांट की टिप पर रख दिया और इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली। अब ये जो ग्रोथ है ये कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा हमारे अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में हमारे स्टिमुलेंट या ग्रोथ रेगुलेटर्स अगार ब्लॉक पे ट्रांसफ़र होंगी, उतनी ही ज़्यादा जो इलोंगेशन है या ग्रोथ है वो हमारे सेल्स की देखने को मिलेगी। द ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस वॉज नेम्ड बाय हिम एज ऑक्सीन। तो वेंट ने इस ग्रोथ प्रमोटिंग जो सब्सटेंस था उसे नाम दिया ऑक्सीन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ऑक्सीन की हिस्ट्री को शॉर्ट में देखना चाहें तो सबसे पहले डार्विन ने 1880 में ये बताया कि हमारा जो कोलियोप्टाइल टिप है जहाँ पर स्टिमुलेंट या ग्रोथ रेगुलेटर्स मौजूद होते हैं, अगर उसको हम फॉइल से ढक दें जहाँ पर प्रकाश ना पहुँच पाए तो हमारा जो टिप है वो प्रकाश की दिशा में ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एक कोलियोप्टाइल टिप को एक साइड से ही प्रकाश दें और नॉर्मल कंडीशन में रखें तो जो पौधे का कोलियोप्टाइल टिप है वो हमारे प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। यानी कि ऐसा कोई स्टिमुलेंट या ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाते हैं। बॉयसन और जेंसन ने ये बताया कि अगर इसके बीच में अगर एक माइका प्लेट रख दी जाए, मीन्स जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीन या ग्रोथ रेगुलेटर्स ऊपर से नीचे की ओर नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ पर वृद्धि कम होगी और इस आधे पोर्शन में ग्रोथ रेगुलेटर्स जा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ की सेल्स इलोंगेट हो गई हैं। पाल ने इसी को अगार ब्लॉक यूज़ करके इसी एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया कि अगर हम कोलियोप्टाइल टिप को काट करके अगर हम साइड में रख दें तो जिस साइड में कोलियोप्टाइल टिप रखी होगी उस तरफ की जो कोशिकाएं हैं वो इलोंगेट हो जाएंगी और वेंट ने इस सब्सटेंस को नाम दिया ऑक्सीन और ऑक्सीन का जो उन कोलियोप्टाइल टिप से ऑक्सीन को अगार ब्लॉक पे ट्रांसफ़र किया और इस अगार ब्लॉक को जिस भी हमने कटे हुए जो टिप कटे हुए कोलियोप्टाइल टिप पर रखा तो वहाँ पर भी वही सिम्टम्स या ग्रोथ देखी गई जैसा कि हम एक नॉर्मल प्लांट के अंदर देखते हैं अगर उसे एक तरफ से प्रकाश दिया जाए। तो इस तरीके से हमारे इन सभी साइंटिस्ट ने ऑक्सीन्स के बारे में अलग अलग प्रयोग कर ये प्रूव किया कि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं ये हमारे सेल इलोंगेशन को बढ़ाते हैं जो कि डार्क साइड में शिफ्ट हो जाते हैं जब एक तरफ से प्रकाश दिया जाता है जिसकी वजह से हमारे पौधे प्रकाश की दिशा में मुड़ जाते हैं। Cogle and Hagen-Smith isolated 3 chemicals from human urine. They were named as auxin A, auxin B, and heteroauxin. Cogle found that the heteroauxin is the real plant auxin and is chemically indole 3-acetic acid or IAA. Cogle and Hagen-Smith ने 1931 में ह्यूमन यूरिन से 3 ऐसे केमिकल्स निकाले थे जिनके जो इफ़ेक्ट थे वो ऑक्सीन्स की तरह ही थे, मीन्स जो सेल इलोंगेशन को बढ़ावा देते थे। इन सभी में से भी इंडोल एसिटिक एसिड एक ऐसा केमिकल था जो नेचुरल प्लांट ऑक्सीन है। सो इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटारिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीन्स हैं जो कि हमारे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं,
प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि प्लांट्स में कौन कौन से प्रमुख ग्रोथ रेगुलेटर्स पाए जाते हैं और ऑक्सीन्स की हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सीन के बायो से, इनके सिंथेसिस और ऑक्सीन्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।